हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हिस्ट्री खबरी। और जहां हम बात करते हैं इतिहास की, हालांकि इतिहास को हमने बहुत अच्छे से देख लिया है। अब हम भारतीय संविधान पे आ गए हैं और भारतीय संविधान के हम भाग 3 को आज यहाँ पढ़ने वाले। भाग 3 बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में, जो क्या है, मौलिक अधिकार है हमारा। और मौलिक अधिकार अपने आप में पूरे संविधान की आत्मा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्या है और कैसे होते हैं मौलिक अधिकार, इन सारी जानकारी के लिए हमको यहाँ बने रहना है इस वीडियो में। तो सबसे पहले तो हम शुरुआत 2-3 बेसिक चीजों से करने वाले हैं। सबसे पहले मैं फिर से यहाँ पे लिख देता हूं भाग 3, जिसका नाम क्या है, मौलिक अधिकार। क्या नाम है, मौलिक अधिकार। और मौलिक अधिकार अपने आप में मौलिक कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं, क्या है, इसकी हम बात करेंगे। अनुच्छेदों की अगर हम बात करें यहाँ, तो अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक का ये पूरा भाग 3 है। ठीक है, इसको अगर हम बात करें तो मौलिक अधिकार हमने यूएसए बोले तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए हुए हैं, बिल ऑफ राइट से। साथ ही साथ ये वाद योग्य है। वाद योग्य का क्या मतलब है, ये जस्टिसिएबल है। क्या है इसका मतलब, ये सारी चीजों को हम अभी यहाँ पे पूरा डिस्कस करने वाले, डोंट वरी। ठीक है, सो ये समझ में आ गया सारी चीजें आपको। चले स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले मौलिक अधिकारों की। तो मौलिक अधिकार होते क्या है, ये भैया नागरिकों की वे अधिकार हैं। कौन से वे अधिकार हैं, जिनको हमने अमेरिकी संविधान से लिया है। अमेरिका संविधान में क्या है, बिल ऑफ राइट हुआ करता था। क्या हुआ करता था, बिल ऑफ राइट। बिल ऑफ राइट मतलब अधिकार दिए हैं लोगों को, नागरिकों के अधिकार जो है वो वहां पे दिए हैं, उन्हीं को हमने कॉपी किया है। साथ ही साथ कुछ इसमें एक्सटेंशन भी किया हुआ है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल कॉपी पेस्ट ही कर लिया। अधिकारों को मौलिक मानने के कारण जो है वो ये है कि इनकी उपस्थिति किसी भी व्यक्ति के लिए आवश्यक है, ताकि वह अपनी शारीरिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक क्षमताओं का पूर्ण विकास कर सके। क्या कर सके, पूर्ण विकास। भाई किसी भी व्यक्ति को हम अधिकार इसलिए ही तो दे रहे हैं यार। भारत के जो लोग थे, या भारत जब आजाद हुआ था तो बहुत खराब स्थिति थी, दयनीय स्थिति थी लोगों की। अब इन लोगों की स्थिति को उभारना है ताकि उनकी क्षमताओं का विकास हो पाए। कौन कौन सी क्षमताएं, चाहे वो शारीरिक हो, बौद्धिक हो, आध्यात्मिक हो, किसी भी प्रकार की जो क्षमताएं हैं उनको व्यक्ति, क्योंकि यार इन क्षमताओं के विकास के लिए कई बार रोड़ा अटक जाता है, बहुत सारी चीजें उपयोग में या फिर जो जरूरत है वो मिल नहीं पाती है। तो इसलिए सीधे सीधे संविधान में क्या है, भाग 3 में अधिकारों को बता दिया। अधिकार ये मौलिक है, बेसिक अधिकार है, मतलब इनको छीना नहीं जा सकता। अच्छा, कुछ कुछ अधिकार है, कुछ कुछ कंडीशंस पे उनको हटाया भी जा सकता है। सारी चीजें हैं, हम अभी इन पे बात कर रहे हैं। इन अधिकारों के अभाव में कोई भी देश की बात चल रही है, जनतांत्रिक नहीं हो सकता। मतलब लोकतंत्र, जनतंत्र, डेमोक्रेसी, इन अधिकारों के बिना किसी भी देश में संभव ही नहीं है। इसी कारण ये अधिकार भारतीय संविधान का क्या माने जाते हैं, आधार माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं, आधार माने जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है भैया अपने आप में। चलिए और चीजें यहाँ पे देख लेते हैं। नागरिक अधिकार और मानवाधिकार, ये अधिकार जो किसी व्यक्ति के, किसके लिए, गरिमापूर्ण अस्तित्व हेतु आवश्यक होते हैं। कौन से, ये नागरिक अधिकार, या इनको मानव अधिकार भी कहा जाता है। ये व्यक्ति के गरिमापूर्ण जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, मानव अधिकार कहते हैं। इसीलिए मानवाधिकार कहलाते हैं। मानवाधिकार जिन्हें संविधान प्रदान करता है, क्या, वे मानवाधिकार जिन्हें संविधान प्रदान करता है वो क्या कहलाते हैं, नागरिक अधिकार कहलाते हैं। और सभी नागरिक अधिकार मानवाधिकार तो हैं। सभी नागरिक, जो नागरिकों के विकास के लिए आवश्यक है, वे मानव अधिकार है, ऑब्वियस सी बात है। तो सभी नागरिक अधिकार मानवाधिकार है, लेकिन सभी मानव अधिकार नागरिक अधिकार नहीं है। क्यों भैया, क्योंकि क्या होता है, मानवाधिकार जो है वो, ये नागरिक अधिकार तो व्यक्ति के विकास के लिए जरूरी है, उसमें से संविधान में जो वर्णन है वो मानवाधिकार कहलाएंगे, मौलिक अधिकार कहलाएंगे। ठीक है, तो भाई यहाँ वर्णन के ऊपर डिपेंड करता है। तो नागरिक अधिकार तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन मानवाधिकार कम हो सकते हैं। इसीलिए कहा है कि सभी नागरिक अधिकार तो मानवाधिकार है, लेकिन मानवाधिकार नागरिक अधिकार नहीं होते सभी। इसलिए नागरिक अधिकार जो है कानून द्वारा प्रत्यर्थ और लागू होते हैं। प्रत्यर्थ मतलब प्रवर्तन होता है, उनको लागू किया जा सकता है। किसके द्वारा, कानून के द्वारा। अगर इन अधिकार में मतलब नागरिक अधिकारों की बात नहीं कर रहा, पूरे जो मौलिक अधिकार संविधान में प्रदान है, अगर वो नहीं हो रहे हैं लागू, तो उनको कानून के द्वारा लागू करवाया जा सकता है। समझ में आ गई। चलिए अब इसके कारण क्या हो जाता है,
कुछ और चीजें निकल के आती हैं। ये अधिकार व्यक्तियों द्वारा उपभोग्य है, व्यक्तियों के लिए है ना, नागरिक अधिकार है, नागरिकों के लिए उपयोग है, तथा राज्य के विरुद्ध, क्या राज्य के विरुद्ध दिए गए। भाई राज्य क्या होता है, राज्य मतलब होता है संघ या केंद्र या शासन की बात चल रही है यहाँ पे, तो शासन के ये विरोध में दिए गए हैं, क्योंकि शासन मतलब शासनाध्यक्ष हो गए या शासन के जो लोग हैं वो क्यों चाहेंगे कि व्यक्ति विशेष बार बार हमको परेशान करे या हमें उनको अधिकार देने पड़े। कोई नहीं चाहता, कोई राजा नहीं चाहता था, कोई डिक्टेटर नहीं चाहता था, तो कोई शासनाध्यक्ष कैसे चाहेगा या शासन के लोग कैसे चाहेंगे। तो ये राज्य के विरुद्ध जबरदस्ती लोगों के लिए दिए गए हैं ताकि उनकी सारी की सारी व्यवस्थाएं बनी रहे, वो अपना विकास कर पाए, अपना जीवन गरिमापूर्ण जी पाए। ठीक है, तो ये उनके विरुद्ध दिए गए हैं, ना कि व्यक्ति या निजी संगठन के विरुद्ध। याद रखना किसके विरुद्ध है ये राज्य के विरुद्ध दिए गए, किसी व्यक्ति या निजी संगठन के विरुद्ध इनको नहीं दिया गया। जैसे कि गतिविधियां हैं, यहाँ पे अस्पृश्यता के अधिकार है, ये अपवाद स्वरूप है। ये किसके लिए दी गए, ये व्यक्ति या संगठन के लिए भी दिए गए हैं। कुछ गतिविधियों की बात करें या अस्पृश्यता की बात करें, अस्पृश्यता मतलब ऊंच नीच की बात चल रहा है, हम छुआछूत की बात कर रहे हैं, तो वो सारी चीजें व्यक्ति विशेष के लिए, संगठनों के लिए ही दिए गए। बाकी अधिकार किसके लिए है, सारे राज्य के विरुद्ध, स्वतंत्रता हो गई, समानता हो गई। ठीक है, सो ये सारी चीजें। चलिए, ये अधिकार राज्य शक्तियों पर नियंत्रण रखते हैं तथा राज्य को पूर्ण अधिकारवादी बनने से रोकते हैं। कि राज्य मतलब सरकार की बात चल रही है, यहाँ राज्य का मतलब सरकार है, याद रखिएगा, है ना। सो सरकार अपनी मनमानी ना करे, इसलिए ये अधिकार दिए गए, और इसीलिए ये क्या कहलाते हैं कि उनके विरोध में दिए गए, उनके विरुद्ध दिए गए। ठीक है, यद्यपि व्यक्ति का इसका प्रयोग करते हैं और ये अबाध्य नहीं है, परंतु इसके विरुद्ध युक्तिपूर्ण निर्बंधन आरोपित किए जा सकते हैं। मतलब कुछ अधिकार ऐसे हैं जिनको अबाध्य है, मतलब इनको रोका नहीं जा सकता, लेकिन जरूरत पड़ने पे, जब भी कभी जरूरत पड़ जाए ऐसी, तो युक्तिपूर्वक जो संविधान में वर्णित है उसी युक्तिपूर्वक इनको निर्बंध किया जा सकता है, इनको रोका जा सकता है। कैसे रोका जा सकता है, क्या रोका जा सकता है, सारी चीजों को हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। कुछ स्थितियों में, जैसे राष्ट्र की सुरक्षा का मुद्दा आ जाए भैया मान लो, या फिर संप्रभुता की बात आ जाए, विदेशी देशों से मैत्री के संबंध की अगर बात आ जाए, पिछड़े वर्गों के आर्थिक और शैक्षणिक उत्थान के प्रयासों की बात करें, अनुसूचित जनजाति के हितों की रक्षा की बात करें, तो इसके अलावा चाहे लोक व्यवस्था हो, नैतिकता हो, शांति का निर्माण करना हो, इन सभी जनहित के कार्यों में इन अधिकारों पर, किन पर, इन अधिकारों पर जो अभी हम पढ़ने वाले हैं, इन पर नियंत्रण लगाया जा सकता है। ठीक है भैया, कोई दिक्कत परेशानी। चलिए, मौलिक अधिकार और अन्य वैधानिक अधिकार। देखो यार, नागरिक अधिकार तो बहुत सारे हो सकते हैं, है ना, तो मौलिक अधिकार बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा भी बहुत सारे नागरिक अधिकार है, तो उनको वैधानिक अधिकार कहा जाता है। ठीक है, सो मौलिक अधिकार और अन्य वैधानिक अधिकारों में क्या अंतर है, क्या भेद है, इस पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की दशा में, अगर मान लीजिए मौलिक अधिकार उल्लंघित किए जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में सीधे एक अनुच्छेद, अभी 32 हम पढ़ेंगे इन अधिकारों में, आर्टिकल 32, जिसमें संवैधानिक अधिकारों की बात करी हुई है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया हुआ है कि संविधान में किस प्रकार से उपचार किया जाए अगर मान लीजिए आपके अधिकारों का हनन होता है। तो आर्टिकल 32 के अंतर्गत कौन करेगा, ये करेगा सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय क्या करेंगे, इसे लागू करवाएंगे। ठीक है, इसके अलावा अन्य अधिकारों की स्थिति में व्यक्ति, अनुच्छेद 226 क्या है, ये हाई कोर्ट मतलब उच्च न्यायालय का अधिकार है, तो 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय में ही जा सकता है, अधीनस्थ न्यायालयों में भी जा सकता है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय में नहीं जा सकता। तो मौलिक अधिकारों की कंडीशन तो सर्वोच्च न्यायालय तक भी है, समझ रहे, तो इसको लागू किया जा सकता है, करवाया जा सकता है। न्यायिक पुनर्वीक्षण, यानी कि न्याय का फिर से परीक्षण करने की बात चल रही है, न्यायिक पुनर्वीक्षण, है ना। सो चलिए देखते हैं क्या है पुनरावीक्षण। न्यायिक समीक्षा के प्रावधान संविधान में स्पष्ट और पृथक रूप से वर्णित नहीं है, मतलब अलग से इन्हें बताया नहीं है, लेकिन चूंकि संविधान की व्याख्या समय समय पर सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा की जाती है, तो उन्होंने इस न्यायिक पुनर्वीक्षण की बात करी है और उसके बारे में तथ्य बताए हैं। क्या बताए हैं, इसका उद्गम सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों में है, किसका, न्यायिक पुनर्वीक्षण का। ठीक है, अनुच्छेद 13 हो और अनुच्छेद 32 हो, अभी हम पढ़ेंगे। आर्टिकल 12 से 35 तक है ना पूरे मौलिक अधिकार, तो आर्टिकल 13 में भी बहुत सारी चीजें बताई हुई हैं और 32 में तो संवैधानिक उपचारों की बात कही हुई है। सो इन दोनों की शक्तियां किसके पास है, सर्वोच्च न्यायालय के पास है, और उच्च न्यायालय का क्या है,
शक्तियों में 226 वाला जो दिया है, तो उनमें ही ये शक्तियां वर्णित है। किसकी? न्यायिक पुनर्वीक्षण की। चलिए, यह अधीनस्थ न्यायालयों को नहीं है प्राप्त। अधीनस्थ मतलब उसके नीचे, चाहे वो जिला अदालत हो गई या फिर लोक अदालतें हो गई, तो यहां पे ये इनको प्राप्त नहीं है न्यायिक पुनर्वीक्षण का। केवल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, इन दो ही कोर्ट मतलब सर्वोच्च और उच्च न्यायालय को ही अधिकार प्राप्त है। ये अधिकारों के प्रयोग करते हुए न्यायालय किसी विधि को, किसको? किसी भी विधि को, कानून को संविधान का उल्लंघन करने की सीमा अगर उसकी लांघ दी जाती है तो उसको अवैध घोषित किया जा सकता है। यह समीक्षण शक्ति किसके पास है? विधायिका के साथ ही, विधायिका के साथ ही कार्यपालिका के विरुद्ध भी प्रयोग की जाती है। देखो, दो ही तो कानून है भाई, या तो तीन चीज है पूरे के पूरे पैनल स्तंभों की बात करें संविधान के, तो एक तो है विधायिका जो विधि विधान बनाती, कानून बनाती है, उसको लागू कौन कराती है? उसको लागू कार्यपालिका कराती है। तो ये दोनों को, और फिर कोई विवाद हो जाए तो सर्वोच्च न्यायालय, मतलब न्यायालय तो है ही, है ना। सो न्यायालय ही तो वो है जो बाकी के दो, विधायिका और कार्यपालिका पे अगर वो इस प्रकार के काम करें जो उल्लंघन के कार्य हैं, उनको रोक लगाया जा सकता है। किसके द्वारा? न्यायालय के द्वारा। चलिए, इसके अलावा अगर हम बात करें न्यायिक समीक्षा के सिद्धांतों की, तो सिद्धांतों में यह सीमित शासन के सिद्धांत पर आधारित है। किस पे आधारित है? सीमित शासन के सिद्धांत पर आधारित है, और इसकी दो व्याख्याएं हैं तथा एक ने वैध तथा दूसरे ने इसको अवैध घोषित किया हुआ है। प्रथम मान्य होगी, न्यायालय उस अधिनियम को रद्द नहीं कर सकता। किसको? उस अधिनियम को रद्द नहीं कर सकता जो लागू ही नहीं हुआ हो। ठीक है, न्यायालय इस शक्ति का प्रयोग स्वतः प्रेरणा से नहीं कर सकता। मतलब न्यायालय खुद से नहीं आएगा कि भैया ये क्या कर रहा हो, रुक जाओ, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, उसको बताना पड़ेगा, उसके संज्ञान में ये चीजें लानी पड़ेगी, तभी जाके ये चीजें हो सकती है। न्यायिक समीक्षा के मुख्य कार्य जो है वो क्या है कि भैया शासन कार्यों को वैधानिक बनाना। शासन के कार्य मतलब जो विधायिका या कार्यपालिका है वो शासन कर रही है, तो इनके जो भी कार्य है उनको विधि के हिसाब से हो रहा है कि नहीं हो रहा, वैधानिक बनाने का काम देखना किसका काम है? न्यायालय का। मौलिक अधिकारों को सुरक्षित रखने का काम भी किसका है? न्यायिक समीक्षा का। और न्यायालयों की सरकारी हस्तक्षेप से रक्षा करना। न्यायालयों में क्या है? सरकारी हस्तक्षेप बढ़ जाता है तो समस्या हो जाती है। भाई मान लो सरकार ने कह दिया कि ओ महोदय, ओ जज साहब देख लेना जरा, तो अब जज साहब बेचारे क्या ही कर लेंगे। तो ऐसी कंडीशन में सरकारी हस्तक्षेप से दूर रखने का काम भी किसका है? न्यायिक समीक्षा का है या न्यायालयों का है, ताकि सरकारी हस्तक्षेप ना हो पाए। न्यायिक समीक्षा से क्या क्या लाभ हो जाते हैं भैया? तो उससे हमें जो लाभ होते हैं कि शक्ति का पृथक्करण। शक्ति का पृथक्करण मतलब जो शक्ति जिसके पास है, पावर सेपरेशन की बात चल रही है, मतलब पावर किस किस के पास? एक तो विधायिका के पास विधि विधान बनाने का है, कार्यपालिका के पास उसको लागू करवाने का, और न्यायपालिका के पास देख रेख करने का काम है पूरा का पूरा संविधान। तो इसी शक्ति पृथक्करण राज्य के तीनों अंगों और केंद्र और राज्य के मध्य शक्ति का बंटवारा जो है वो बनाए रखें या रखता है क्या? न्यायिक समीक्षा। दूसरा क्या फायदा है? संविधान की सर्वोच्चता। भाई विधि का ही शासन तो है भारत में, तो संविधान तो विधि है, कानून उसी से तो बनते हैं, तो विधि का शासन है तो उसकी संविधान की सर्वोच्चता और विधि का शासन यहाँ पे बनाए रखने का काम भी किसका है? न्यायिक समीक्षा के द्वारा भलीभांति हो जाता है। स्वयं सर्वोच्च न्यायालय ने जो बहुत बड़ा केस था भारत का, केशवानंद भारती केस है ना, 1973 की बात है, न्यायिक समीक्षा को संविधान का क्या माना है? आधारभूत ढांचा माना है, मतलब बेसिक माना है बिल्कुल, और इसको चेंज नहीं किया जा सकता। और यही तो अच्छा ही है, अगर चेंज कर देंगे तो शासन, जो शासन चलाने वाले लोग हैं वो भैया फिर संविधान को रहने देंगे क्या? सब संविधान की सर्वोच्चता बनाए रखेंगे क्या? वो तो अपने हिसाब से काम करना चालू कर देंगे। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है न्यायिक समीक्षा, और इसके ये फायदे हैं, और इसको आधारभूत ढांचा सुप्रीम कोर्ट ने माना है, यानी इसको चेंज नहीं किया जा सकता, बदला नहीं जा सकता संविधान संशोधन के द्वारा। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे मौलिक अधिकारों में संशोधन अगर करना है तो क्या कर सकते हैं और किस सीमा तक कर सकते हैं, ये एक प्रश्न आता है। तो क्या है इसका, तो हम देख लेते हैं। देखो यार, मौलिक अधिकार आर्टिकल 12 से स्टार्ट हो जाएंगे। 12 में तो राज्य की परिभाषा बताई हुई, क्या बताई हुई है? राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा के अंतर्गत क्या आता है? वही सारे के सारे शासन की बात यहाँ पे करी हुई है। तो राज्य की परिभाषा के बाद 13 जो है आर्टिकल, 13 नंबर का अनुच्छेद ही तो है जो विधि पूर्वक न्याय संगत क्या करेगा? इन अधिकारों की देखरेख और इनमें चेंज वाली बात करेगा। तो भैया 13 के अनुसार, अनुच्छेद 13 के सब क्लॉज 2 के अनुसार सरसरी व्याख्या की गई है मौलिक अधिकारों के संशोधन।
ठीक है, उसमें क्या है कि मौलिक अधिकारों को संशोधन का पात्र नहीं है, मौलिक अधिकारों को चेंज नहीं किया जा सकता, उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। अगर हम उसको ऐसे सरसरी निगाहों से जल्दी पढ़ के देखें तो ठीक है, तो अब ऐसी कंडीशन में क्या करें, तो ऐसा हुआ तो संसद ने क्या करा, पहला ही संविधान संशोधन करा और उसके द्वारा क्या किया कि संसद के चुनाव हुए नहीं थे तब तक, है ना। इस संशोधन में एक केस आया शंकरी प्रसाद नाम से और ये भारत संघ के विरुद्ध ये केस किया गया था। कब किया गया था, 1951, ठीक है। और इसी केस के कारण जो पहला संशोधन किया गया था संसद के द्वारा उसको चुनौती दे दी गई, तभी सर्वोच्च न्यायालय हस्तक्षेप करेगा, ऑब्वियस सी बात है, वहीं तो केस चल रहा था। तो सर्वोच्च न्यायालय ने आर्टिकल 13 का सब क्लॉज 2 उसकी व्याख्या करी, क्योंकि उसमें डायरेक्ट तो कुछ लिखा नहीं था इस प्रकार से। उनने व्याख्या करते हुए कहा कि संसद को विधान शक्तियां 2 बताई गई। संसद को 2 प्रकार की विधायी शक्तियां हैं, पहली सामान्य विधायी शक्ति, दूसरी संवैधानिक विधायी शक्ति, ठीक है। कौन कौन सी, सामान्य में इससे क्या है, जो भी प्रयोग करेंगे और एक्ट जो बनेगा उसको विधि कहेंगे, लेकिन जो संवैधानिक है इसका प्रयोग संशोधन के उत्पन्न होगा, मतलब इसका प्रयोग करने से संशोधन किया जा सकता है संविधान में। तो 2 प्रकार की शक्तियां संसद को दी गई हैं, सामान्य कानून बनाने की और संशोधन करने की। तो भाई कहां दिक्कत है क्या कोई दिक्कत तो नहीं है भाई दिक्कत। तो इसीलिए क्या हुआ कि यह शक्ति निर्माणकारी शक्ति है, निर्माण करने की, ठीक है। लेकिन यहां पे निर्माण करने के लिए संविधान निर्मात्री सभा में संसद को इसलिए दी है ताकि वह समय आने पर संविधान में परिवर्तन ला सके। देखो यार, याद रखना, कंस्ट्रक्टिव पावर है, डिस्ट्रक्टिव पावर नहीं दी हुई है। मतलब आप संविधान में निर्माण कर सकते हैं, उसको तोड़फोड़ नहीं कर सकते। संविधान में अच्छाई लाइए, बुराई नहीं लाना है। तो संसद का काम क्या है, कानून बनाना तो है, लेकिन कानून वो ऐसे बनाए ताकि देश का निर्माण हो, अच्छा काम। देश को तोड़ने वाला या किसी प्रकार से खराब करने वाला डिस्ट्रक्टिव पावर नहीं दी है संसद को। तो ये साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि आप मौलिक अधिकारों में चेंज तो कर सकते, कोई समस्या नहीं है, लेकिन चेंज ऐसे होने चाहिए जो पॉजिटिव चेंज हो, नेगेटिव चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए, प्रथम मतलब सामान्य विधि की जो बात कर रहे हैं वह केवल सामान्य शक्ति का परिचायक है तथा इसका प्रयोग करके संसद क्या कर सकती है, मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। लेकिन अनुच्छेद 368 ही तो है जिसमें संविधान को संशोधन करने की शक्ति दी हुई है संसद को। तो अनुच्छेद 368 की शक्तियों का प्रयोग करने पर मौलिक अधिकारों में भी संशोधन किया जा सकता है। ऐसा किसने बताया, सुप्रीम कोर्ट ने बताया। तो अब ऐसी स्थिति हो गई कि तब तो बात खत्म हो गया। फिर एक दूसरा केस आया, कौन सा, यह स्थिति गोलकनाथ। ये गोलकनाथ व्यक्ति विशेष हैं जिन्होंने पंजाब राज्य से केस करा था और पर बाद में ये सुप्रीम कोर्ट में गया केस। तो ये कब हुआ, 1967 में। ये स्थिति कब तक रही, 1967 तक। गोलकनाथ बनाम पंजाब बाद में तब तक चलती रही, यही कि संविधान को संशोधन करने की शक्ति किसमें है, मौलिक अधिकारों को भी संशोधित किया जा सकता है, संसद में ये शक्ति है। फिर क्या हुआ कि इस बाद के निर्णय में फिर सुप्रीम कोर्ट में ही तो पहुंचा ये केस। तो सुप्रीम कोर्ट ने मौलिक अधिकारों को, उनने अपनी जो पुनर्व्याख्या है, मतलब जो पुराना इन्होंने निर्णय दिया था उसको चेंज करा। किसने, सुप्रीम कोर्ट ने। क्या बोला कि मौलिक अधिकारों को असंशोधनीय बता दिया कि इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। कब, इस केस के निर्णय में। पहले तक सुप्रीम कोर्ट क्या कह रही थी कि संशोधन किया जा सकता है शंकरी प्रसाद वाले केस में, लेकिन जब गोलकनाथ का केस आया तो अपने ही निर्णय को सुप्रीम कोर्ट ने पलट के बोल दिया कि नहीं भैया, संसद मौलिक अधिकारों में कोई भी चेंज नहीं कर सकती। समझ आ गया। चलिए, अब फिर अभी भी यहीं तक तो होना ही नहीं था, कुछ और होगा। तो यहां तक कि संसद भी उसमें संशोधन नहीं कर सकती, किसमें, मौलिक अधिकारों में। यह अधिकार तो मात्र नवीन संविधान सभा को ही दिया जा सकता है। मतलब फिर से अगर पूरा संविधान ही हमें नया बनाना पड़े, ऐसी कंडीशन में ही मौलिक अधिकारों को चेंज किया जा सकता है। वो भी कौन करेगा, जो नया संविधान बनाएगी, वो नई संविधान सभा बनेगी, वही चेंज कर सकती है, ऐसा कह दिया गया। लेकिन इस बाद के निर्णय में अनुच्छेद 368 को मात्र संविधान संशोधन की प्रक्रिया बताया। किसको, 368 को केवल संविधान संशोधन की प्रक्रिया बताया। संविधान संशोधन शक्ति 368 का शीर्षक था। वो जो चैप्टर है 22वां, है ना, 22वां नहीं है, 20वां है भाई साहब, है ना। तो 20वें उसका शीर्षक भाग का क्या था कि संविधान संशोधन की शक्ति।
फिर उसको क्या कर दिया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, इस निर्णय की प्रतिक्रिया में 24वां संविधान संशोधन पारित किया किसने, संसद ने। संसद मतलब उन्हीं लोगों ने जो कानून बना रहे थे, और उसका नाम क्या कर दिया, 13 और अनुच्छेद 13 और 368 में संशोधन कर दिया, दोनों अनुच्छेदों में। और क्या कर दिया, एक नया क्लॉज जोड़ दिया 13 में, चौथा क्लॉज। क्या बोला कि भैया रचना अनुच्छेद 368 के तहत संसद द्वारा पारित संशोधन का अनुच्छेद 13 से कोई संबंध नहीं है। ठीक है, मतलब 13 में जो लिखा है और 368 में जो संशोधन किया जा सकता है, वो पावर तो संसद की है ही। 13 में लिखा था कि संशोधनीय नहीं हो सकता, संसद को उतनी पावर है कि मौलिक अधिकारों में पॉजिटिव चेंज लाए, नेगेटिव चेंज नहीं ला सकती। तो फिर इनने ये चेंज कर दिया पूरा का पूरा, कौन सा, 24वां संविधान संशोधन पारित करके। ठीक है, अब फिर क्या हुआ, 368 का शीर्षक भी बदल गया, क्या कर दिया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया और संसद की शक्ति, इसका नाम ही बदल दिया। चलिए कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ, अब देखो भैया अनुच्छेद 368(3) को यहां पे डाल दिया गया क्लॉज, और उसमें कहा गया कि 13वां जो अनुच्छेद है उसमें जो कहा गया है कि कोई शब्द अनुच्छेद 368 पे लागू नहीं होगा। अब भैया ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है, 1967 तक यही माहौल चलता रहा। फिर केस आया जो बहुत प्रसिद्ध केस है अपने आप में, केशवानंद भारती। केशवानंद भारती मठाध्यक्ष हुआ करते थे केरल के, अभी कुछ समय पहले ही वो एक्सपायर हुए हैं। तो केशवानंद भारती ने केरल राज्य पर केस कर दिया था, और ये विवाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। आज तक की सबसे बड़ी बेंच लगी थी 13 जजेस की, और जो किसके पक्ष में गया था, केशवानंद भारती के पक्ष में ये फैसला गया था 7-6 से। ठीक है, चलिए 24वें संशोधन की वैधता का उन्होंने प्रश्न उठाया, और अपने निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कर दिया, इस संशोधन को वैध घोषित कर दिया कि भैया ये संशोधन तो ठीक है, क्योंकि संविधान में संशोधन करने की पावर हमारी थोड़ी है, न्यायालय की। किसकी है, संसद की है, वो कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन संसद को संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने का अधिकारी माना तो, लेकिन गोलकनाथ के निर्णय को यहां पे रद्द कर दिया गया। परंतु सर्वोच्च न्यायालय ने संशोधन करने की संसदीय शक्ति, जो संसदीय शक्ति है, उसको असीम नहीं माना। मतलब ये ऐसी नहीं है कि जो चाहे वो ही कल के दिन वो पूरा का पूरा संविधान चेंज कर दे, तो क्या ही मतलब है, क्योंकि पावर तो दी है संसद को, लेकिन ये असीमित पावर नहीं होनी चाहिए, संसद कुछ भी नहीं कर सकती। यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया कि उसकी पावर असीमित नहीं है, सीमित पावर है। ठीक है, और संशोधन द्वारा संविधान के आधारभूत ढांचे को नष्ट नहीं किया जा सकता। जो बहुत मेन बेसिक उसके फंक्शंस है, बेसिक स्ट्रक्चर है संविधान का, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, ना ही उसको बदल सकते हैं, ना ही उसको खत्म कर सकता है। लेकिन भाई किसी भी अनुच्छेद में संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या है, यह आधारभूत ढांचा क्या होगा, कैसा होगा, तो लोगों ने पूछा कि भैया बताओ आप, न्यायालय तो आप ही तो बताओगे कि आधारभूत ढांचा क्या है। तो संविधान संशोधन उस समय जो सर्वोच्च न्यायालय, उनने दिमाग से खेला और उन्होंने कहा देखो भाई साहब, ये तो समय समय पर चीजें समझ में आती जाएंगी कि आधारभूत क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, अभी तुरंत में नहीं कह सकते। जो चीजें हमें बेसिक लगेंगी हम आगे ऐड करते चले जाएंगे। तो भैया अच्छा खेला उनने। और आधारभूत ढांचा एक न्यायिक आविष्कार है, ना कि कोई संवैधानिक शब्द, परंतु न्यायालय ने इस ढांचे का संकेत दिया बस, और स्पष्ट वर्णन इस बात के बाद भी दिया गया। अब इसके अंतर्गत क्या क्या है आधारभूत ढांचे, तो भैया ये है, एक तो देश की संप्रभुता। देश की संप्रभुता अगर खतरे में है तो उसको बदला नहीं जा सकता, उसमें चेंज नहीं करोगे, देश की संप्रभुता की जगह असंप्रभुता नहीं कर दोगे आप। ठीक है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है डीपीएसपी के हिसाब से, तो वो चेंज नहीं करोगे उसमें। नीति निर्देशक तत्व हैं और मौलिक अधिकारों के बीच में जो संतुलन की स्थिति है उसको भी नहीं बदलोगे आप। और पंथ निरपेक्षता, जो सेकुलरिज्म है भारत का, उसको चेंज नहीं करोगे आप। सारे के सारे पंथों को समानता ही दी जाएगी, कोई असमान, कोई ज्यादा कम नहीं होगा भाई। जनतंत्र और गणतंत्र का जो स्वरूप है, मतलब लोकतंत्र और गणराज्य का जो स्वरूप है, वो भी चेंज नहीं करोगे। संसदीय लोकतंत्र जो है उसको भी आप चेंज नहीं करेंगे। न्यायिक समीक्षा की जो कोर्ट की शक्ति है न्याय की, उसको चेंज नहीं करोगे। चुनाव जो है वो निष्पक्ष होना चाहिए, इसमें पक्षपात ना हो। शक्तियों का जो बंटवारा किया गया है संविधान के द्वारा, वो भी आधारभूत ढांचा है। विधि का शासन
भी आधारभूत ढांचा है संविधान की सर्वोच्चता ही लागू रहनी चाहिए, अपने हिसाब से कोई काम नहीं करोगे। और 3 अंग जो हैं संविधान के या फिर शासन के, जो कौन कौन से हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो भैया इन तीनों अंगों में क्या होना चाहिए, संतुलन होना चाहिए, कोई ज्यादा कम नहीं हो, सब में बराबरी की पावर जो दी गई है संविधान के द्वारा वही होनी चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ आधारभूत ढांचे की बात जो है सुप्रीम कोर्ट ने उस समय करी और बाद में चेंज होता जाएगा। मतलब उन्होंने ये नहीं कहा कि बस इतना ही है, और भी लगेगा, धीरे धीरे जो समझ में आएगा वो ऐड कर दिए जाएंगे संविधान के आधारभूत ढांचे में। ठीक है, यह सूची यहीं समाप्त नहीं हो जाती। ये जो सूची दिखाई थी, अन्य लक्षण भी हो सकते हैं जिनका निर्धारण करने की शक्ति भी किसको दी है, सर्वोच्च न्यायालय, उन्हीं के पास तो है, क्योंकि जो संविधान है, संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसको है, न्यायालय को ही है। तो ये शक्ति भी न्यायालय के पास ही है। मौलिक ढांचा जो है संविधान के उन भागों से मिलकर बना है जिनके बिना संविधान अपना मौलिक स्वरूप ही खो देता है। मतलब अगर यही नहीं रहे तो फिर संविधान का मतलब ही क्या होगा भाई, है ना। सो ये मौलिक स्वरूप के लिए जो आधारभूत ढांचा है वो होना बहुत जरूरी है। फिर भैया क्या हुआ, 42वां संशोधन हुआ 1976 में। अब क्या हुआ भाई साहब, इसमें फिर एक नया जो है क्लॉज 368 का चौथा सब क्लॉज जोड़ा। उसके अनुसार क्या है, 368 के अंतर्गत किया गया कोई भी संशोधन किसी भी न्यायालय में किसी भी आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती, है ना। ये उस समय की बात है जब इंदिरा गांधी की सरकार हुआ करती थी, भैया प्रधानमंत्री हुआ करती थी, और इन्होंने ये वाला जो 42वां संशोधन है इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, लघु संविधान। इतना चेंज कर दिया, इतना चेंज करवा दिया संविधान को, और उन्होंने कहा कि भैया सुप्रीम कोर्ट हो चाहे कोई हो, न्यायालय में उसको चुनौती नहीं दी जाएगी जो हम चेंज करेंगे। तो ये तो आपने आधारभूत ढांचा ही खराब कर दिया ना। तो ये जोड़ के, है ना। तो अनुच्छेद 368 के 5वें सब क्लॉज में अस्पष्टता दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि संसद की संशोधन शक्ति पर कोई बंधन नहीं है। ये क्लॉज जुड़वाया था कि संसद को असीमित शक्ति प्राप्त है किसकी, संविधान संशोधन करने। फिर बाद में हटा देंगे ये, अब हटाएंगे। देखो ये मिनर्वा मिल केस हुआ, ठीक है, भारत संघ विवाद कब, 1980 में हुआ ये। इस बाद में दिए गए निर्णय में फिर सर्वोच्च न्यायालय ने क्या करा, 368 का चौथा और 5वां ये दोनों जो क्लॉज जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन में, उनको हटा दिया। ठीक है, क्योंकि वे संविधान के मौलिक ढांचे का ही उल्लंघन कर रहे थे, और वे न्यायिक पुनरीक्षण की जो शक्ति किसको प्राप्त है, किसको, संविधान में न्यायालय को प्राप्त है कि वो न्याय अगर है तो उसका फिर से परीक्षण किया जा सकता है। तो भैया ऐसी शक्ति को मान्यता ही नहीं दे रहे थे, तो फिर कैसे चलता, संविधान की सर्वोच्चता कैसे बनती और आधारभूत ढांचे कैसे चलते। या सुप्रीम कोर्ट जो देखरेख कर रहा है पूरे संविधान की, उसकी पावर आपने खत्म कर दी। तो ऐसी कंडीशन पे क्या किया कि इसको खत्म कर दिया संविधान के इस चौथे और 5वें, है ना, चौथे और 5वें सब क्लॉज को बाद में हटा दिया गया। ठीक है भाई साहब, और यहां साफ सुथरे तौर पे बोल दिया गया कि संसद की जो संशोधन करने की शक्ति है वह असीमित तो बिल्कुल नहीं है, वो सीमित है, जितने दिए गई है उतनी ही करो, तेज मत चलो। ठीक है, तो यहाँ पे संविधान में साफ साफ वर्णित है कि संसद जो है संशोधन तो कर सकती है, लेकिन आधारभूत ढांचे में चेंज हो तो कैसा हो, पॉजिटिव चेंज हो, नेगेटिव चेंज नहीं होना चाहिए। मौलिक अधिकारों पे भी पॉजिटिव चेंज हो, अब बढ़ाओ ना, कम मत करो चीजों। समझ पा रहे? तो ये सारी चीजें हैं जो यहां सामने आई। अब इसके कारण क्या है, जो मौलिक ढांचा है संविधान का, उसके लाभ क्या क्या हो जाते हैं। एक तो भाई सबसे बड़ी बात है कि जो संविधान की सर्वोच्चता है, कानून जो है वो संविधान से ही तो चलता है पूरा भारत, तो उसकी जो सर्वोच्चता है, सबसे ऊपर कौन है, वही है, उससे ऊंचा कोई नहीं है, भारत। तो इस सर्वोच्चता को बनाए रखता है कौन, मौलिक ढांचा। दूसरा क्या, मौलिक अधिकारों की गरिमा बनाए रखता है। भाई उन अधिकारों के बिना नहीं तो फिर मतलब ही क्या रह जाएगा व्यक्ति के जीवन का, तो उनकी गरिमा बनाए रखता है। राज्य के जो 3 अंग हैं, मतलब शासन के 3 अंग, वही विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, उनके बीच में संतुलन बनाने का काम भी यही करते हैं, और ये बना है। देश में जो भावी संवैधानिक विकास होंगे उसके लिए आधार भी प्रदान करता है। साथ ही साथ इन निर्णयों से उत्पन्न प्रभाव के चलते सर्वोच्च न्यायालय को संसद का तीसरा सदन भी कहा जाता है, क्योंकि भैया व्याख्या करने का अधिकार तो उसको ही है। संसद में कोई भी कानून बन जाए, अगर वो कानून
सर्वोच्चता को स्वीकार नहीं करता है या फिर ऐसे किसी आधारभूत ढांचे को तोड़ने का या नष्ट करने की कोशिश करता है, तो संसद में न्यायालय को ही ये शक्ति प्राप्त है संसद के किसी भी विधि विधान को देखने की, उसका पुनरीक्षण करने की, परीक्षण करने की। और अगर वो पाती है कि ये जो चेंज किया गया है संविधान में वो पॉजिटिव चेंज नहीं है, नेगेटिव है या नागरिकों के खिलाफ है, तो ऐसी कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट उसको रद्द कर सकती है। और इसी कारण से संसद में वैसे तो 2 ही सदन होते हैं, उच्च सदन और निम्न सदन, यहाँ पे तीसरा सदन किसको, सर्वोच्च न्यायालय को बोल दिया जाता है, संसद का। चलिए ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। अब हम बात करेंगे मौलिक अधिकारों के निलंबन का। हमने बात करी थी कि मौलिक अधिकार ऐसे अधिकार हैं जो व्यक्ति के गरिमापूर्ण जीवन के लिए, साथ ही उनके चाहे वो बौद्धिक हो, आध्यात्मिक हो या शारीरिक विकास हो, इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और संविधान भी इसकी गारंटी देती है ना। और अगर वो नहीं हो तो सुप्रीम कोर्ट उसको लागू भी करवाती है। अब ऐसी कंडीशन में जब कभी बहुत जरूरत पड़े, बहुत जरूरत हो, ऐसी कोई कंडीशन आ जाए कि देश पे बन जाए या फिर किसी भी प्रकार की जरूरत के समय, हम कुछ अधिकारों को क्या कर सकते हैं, निलंबित कर सकते हैं, यानी कि रोक सकते हैं कुछ समय के लिए। ठीक है, तो कौन कौन से अधिकार है, किसको वो अधिकार है, कौन कौन से अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है, ये सारी चीजें हम यहाँ देखने वाले हैं। तो चलिए मौलिक अधिकारों के निलंबन की यहाँ अगर हम बात करें तो संविधान में भाग 18 है। कौन सा भाग 18वां जो है वो क्या है, वो भैया संविधान में इमरजेंसी प्रोविजंस की बात करता है। इमरजेंसी मतलब क्या है, आपातकाल अगर आ गई, ऐसी कोई स्थिति बन गई भारत पे तो क्या करेंगे, तो वो 352 से 360 तक उसमें आर्टिकल बताया हुआ है, जिसके अनुसार अगर आर्टिकल 352 की बात करें तो इसमें राष्ट्रीय आपातकाल की बात कही हुई है। इस अनुच्छेद के अनुसार जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है, राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है तो 2 अधिकार हैं अनुच्छेद में जो दिए हैं, 2 अनुच्छेद 358 और 359, ठीक है, जो 18वें भाग में ही है। इसके अनुसार राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त हो जाता है कि वह मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दे। समझ रहे हो भाई साहब कि नहीं समझ रहे? राष्ट्रपति को ही यह अधिकार है कि वो मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकता है, वो भी किस कंडीशन में, जब आपातकाल लगा हो भारत में, ठीक है, तभी वो निलंबित कर सकता है। कौन कौन से अनुच्छेदों के तहत, 358 और 359, दोनों अलग अलग कंडीशन है, उस पर भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो भैया राष्ट्रीय आपातकाल कौन कौन सी कंडीशन में लगता है, 3 कंडीशन में लगता है। या तो कोई बाहरी युद्ध हो जाए, कोई विदेशी ताकत हम पे अटैक कर दे, मान लीजिए हो सकता है चाइना कर दे या फिर पाकिस्तान कर दे या कोई भी विदेशी हम पे युद्ध कर दे, तो ऐसी कंडीशन में आपातकाल लगेगा, राष्ट्रीय आपातकाल। या फिर कोई बाहरी आक्रमण हो जाए, कोई दूसरा आक्रमण करना चालू कर दे, दूसरे देश के व्यक्ति, युद्ध हो जाए वो अलग कंडीशन है, आक्रमण कर दे युद्ध के पहले की घटना, ठीक है, तो आक्रमण की कंडीशन में भी आपातकाल लगा सकते हैं। और अगर मान लीजिए देश के अंदर ही सशस्त्र विद्रोह हो जाए तो ऐसी कंडीशन में भी आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। तो 3 ही कारण दिए हैं आपातकाल के संविधान में, और इन कंडीशन में ही राष्ट्रपति को 2 अनुच्छेदों के तहत, 358, 359 के तहत मौलिक अधिकारों को निलंबित करने का अधिकार दिया गया है। अब 358 के तहत हम बात करें, इसमें पहला जो सब क्लॉज है उसके हिसाब से युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण की दशा में, ये नहीं सशस्त्र विद्रोह नहीं, बाकी 2 कंडीशन, चाहे वो युद्ध हो गया हो या बाहरी आक्रमण हुआ हो, तो ऐसी कंडीशन में 19वां अनुच्छेद जो है, 19वां अनुच्छेद जो है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करी हुई है। सो इसमें दिए गए अधिकार जो है वो अपने आप ही क्या हो जाते हैं, निलंबित हो जाते हैं। अगर मान लो आपातकाल लगा हो और ऐसी कंडीशन हो कि भैया युद्ध हो गया हो या बाहरी आक्रमण, तो आर्टिकल 19 जो है, जो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, इसके अंदर 6 अलग अलग प्रकार की स्वतंत्रताएं वर्णित हैं, इनको खत्म कर दिया जाता है, अपने आप ही स्वतः निलंबित हो जाते हैं। ठीक है, इस कारण राष्ट्रपति को खुद से कोई आदेश देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक है, लेकिन दूसरा जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 359, उसमें क्या बताया है कि जब राष्ट्रीय आपातकाल किसी भी कारण से लागू हो, किसी भी कारण से लागू हो मतलब ये 2 हो तो ठीक है, तीसरा कारण भी हो तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है, एक अलग से घोषणा कर देगा, आदेश पारित कर देगा और मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकता है। तो या अगर मान लो डायरेक्ट करना है तो 358 के तहत वो 2 कंडीशन में, और नहीं तो 359 में तीसरी कंडीशन में भी राष्ट्रपति आदेश देके मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकता है। लेकिन
बहुत सी सिंपल सी बात है, बहुत अच्छी बात है। दो अधिकार ऐसे हैं मौलिक अधिकार, आर्टिकल 20 और 21, ठीक है। जीवन जीने का अधिकार है अनुच्छेद 21 में, और 20 में जो है वो हमें कुछ दशा में क्या है कि अधिकार देता है गिरफ्तारी और इन सारी चीजों से। तो ये दो अधिकार जो हैं, दो अनुच्छेद हैं 20 और 21, ये किसी भी दशा में वापस नहीं लिए जा सकते। मतलब ये दो अधिकार ही ऐसे हैं जो कभी खत्म नहीं हो सकते, चाहे कोई भी कंडीशन आ जाए, चाहे आपातकाल आ जाए, युद्ध हो जाए, कुछ हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आर्टिकल 20 यानी अनुच्छेद 20 और 21, ये दो ही मात्र ऐसे अधिकार हैं जो किसी भी दशा में खत्म नहीं किए जा सकते, और ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार, ठीक है। चलिए, अनुच्छेद 358 और 59 के प्रावधानों की अगर बात करें तो इनमें भेद है। कौन कौन से भेद हैं? दोनों में अलग अलग चीजें बताई हुई है, क्या क्या है चलिए देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 358 कब कब किस किस दशा में लागू होगा? तो वो होगा युद्ध या बाहरी आक्रमण के कारण। इसमें 19 के अधिकार खुद निलंबित हो जाते हैं, ठीक है, और 19 के अधिकार कार्यपालिका तब तक लागू नहीं कर सकती जब तक राष्ट्रीय आपातकाल लागू, ठीक है। तो आर्टिकल 19 खत्म हो जाएगा। बाकी के कोई अधिकार है 20 और 21 छोड़ के, बाकी कोई अधिकार अगर खत्म करना चाहे तो राष्ट्रपति क्या है, आदेश पारित कर सकता है। 59 में क्या बताया है? 59 के हिसाब से यह किसी भी कारण के आपातकाल से प्रभावी हो सकता है, राष्ट्रपति को एक अलग से आदेश देना पड़ जाता है। इसके अलावा राष्ट्रपति को यह अधिकार है वह किसी भी मौलिक अधिकार को प्रभावी कर दे, और 19 के अधिकारों का क्रियान्वयन रोका जा सकता है, बाकी अधिकार निलंबित नहीं किए जा सकते। अब मौलिक अधिकारों की बात करें तो कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं, क्या है, कैसा है, सारी चीजों को हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। बस थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं, इसके बाद क्या है कि नेक्स्ट वीडियो में हम एक एक अधिकार देखने वाले। चलिए, तो दो तीन चीजों को हम यहाँ पे सबसे पहले क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार मैंने आपको बताया ये भाग 3 है भाई साहब, है ना, और भाग 3 जो है अमेरिका के संविधान से हमने लिया हुआ है ना, उनके बिल ऑफ राइट जो अधिकार दिए थे वैसा ही कुछ हमने भी बनाया और अच्छा भी बनाया। इसमें टोटल अगर भाग की बात करें तो अनुच्छेद 12 से 35 तक है, 12 से 35 तक है। लेकिन अगर मौलिक अधिकारों की हम बात करें तो मौलिक अधिकार जो हैं वो आपको प्रदान किए गए हैं अनुच्छेद 14 से लेके 32 तक। कितने? 14 से लेके 32 तक ये प्रदान किए गए। तो शुरुआती समय जब हमने संविधान बनाया था उस समय टोटल 7 मौलिक अधिकार हुआ करते थे। कितने? 7 मौलिक अधिकार हुआ करते थे। अभी ये जो 7 मौलिक अधिकार हैं कौन कौन से हैं, किस किस आर्टिकल में, पहले अपन इस पे डिस्कस कर लेते हैं, फिर और थोड़ी सी डिस्कस करेंगे डिटेल में। सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो पहला अधिकार हमें दिया था वो था समानता का अधिकार। किसका अधिकार? समानता का अधिकार। और समानता का जो अधिकार है वो अनुच्छेद की बात करें तो 14 से लेके अनुच्छेद 18 तक 5 अनुच्छेदों में बताए गए थे। दूसरा अधिकार जो हमें दिया था वो दूसरा अधिकार था स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार। तो ये जो स्वतंत्रता का अधिकार है ये भी अनुच्छेद 19 से लेके 22 तक 4 अनुच्छेदों में बताया था। इसके बाद तीसरा जो अधिकार दिया था वो हमें दिया था शोषण के विरुद्ध अधिकार। कौन सा? शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार मतलब शोषण से लड़ने के लिए ये अधिकार दिया था, और ये दो ही आर्टिकल हैं 23 और 24, ठीक है। सो इन दो आर्टिकल में, दो अनुच्छेदों में ये बताया गया है। चौथा जो अधिकार हमें दिया था वो था धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। क्या दिया था? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब भैया धर्म की स्वतंत्रता तो हमें भैया बहुत अच्छी है और जरूरी भी है, क्योंकि पंथ निरपेक्षता है भारत में, बेसिक ढांचा है ये तो। सो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से लेके 28 में बताए थे, 4 हैं, ठीक है। पांचवा जो अधिकार दिया था वो हमें दिया था संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। क्या दिया था? संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। शिक्षा मतलब शैक्षणिक अधिकार है बेसिकली, है ना, शिक्षा का अधिकार। तो इनको अल्पसंख्यकों के अधिकार भी कहा जाता है। ये दो हैं अनुच्छेद 29 और 30 में बताए गए हैं। अच्छा, पहले हम आपको बता देते हैं छठवां वाला जो अधिकार था जिसको कहा जाता था
संपत्ति का अधिकार। किसका? संपत्ति का अधिकार। तो ये जो संपत्ति का अधिकार है ये भी हुआ करता था, ठीक है। ये एक ही आर्टिकल है, आर्टिकल 31 अनुच्छेद 31 में बताया था, इसको हटा दिया गया। अभी बताते हैं इसके बारे में। 7वां जो अधिकार था वो था संवैधानिक उपचारों का अधिकार। किसका? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये अनुच्छेद 32 में है, ठीक है। तो 33, 34, 35 अलग से सारी चीजें हैं। बेसिक ये अधिकार हमारे 7 थे, 14 से लेके अनुच्छेद 32 तक ये वर्णित थे। कोई दिक्कत परेशानी? हुआ क्या कि 7 के बाद ये जो 6वां वाला अधिकार है ना, संपत्ति का अधिकार, ये बड़ी समस्या और परेशानियां पैदा कर रहा था भारत के विकास में। तो इसके चलते इस अधिकार को हटा देना पड़ गया, और इसको हटा दिया। ऐसा नहीं कि पूरे ही हटा दिया, इसको बस मौलिक अधिकारों से अलग करके नागरिक अधिकारों में डाल दिया, सिविल अधिकार इसको बोल दिया गया। और ये कब किया अपन ने? ये किया 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। ये हुआ है 1978 में। कब हुआ है? 1978 में। तो अभी ये जो 31वां अधिकार था, आर्टिकल था, ये बाद में इसको शिफ्ट कर दिया गया 12वें भाग में। संविधान के 12वें भाग में अनुच्छेद एक और ऐड किया, 300A। क्या? 300A, और इसमें इसको डाल दिया, जिसको अब नागरिक अधिकार कहा जाता है, सिविल राइट कहा जाता है। क्या बात कही? समझ में आ गई कि नहीं आई? तो भैया आज की डेट में अगर कोई पूछे कि अधिकार कितने हैं मौलिक अधिकार, तो ये वाला तो हटा ही दिया 6वां, है ना। तो अब 7 थे, 1 कम कर दिया, तो 6 ही बचे हैं। तो टोटल 6 मौलिक अधिकार अभी फिलहाल बचे हुए हैं, ठीक है भाई। अभी याद रखना है अपने को यही सारी चीजें। क्या क्या चीजें? यही कि कौन कौन से अधिकार हैं, क्या है। 2-3 चीजें और मैं आपको बता देता हूं। 1-2 चीजें ऐसी थी कि जो हमने अभी डिस्कस करी है, वो ये कि आर्टिकल 20 और 21, आर्टिकल 20 और 21 ये 2 ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो किसी भी कंडीशन में खत्म नहीं हो सकते। क्या क्या है हम चर्चा करेंगे। ये स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आते हैं। एक तो जीवन जीने का अधिकार है, दूसरा हमें गिरफ्तारी इत्यादि में कुछ सहायता प्रदान करता है। इस पे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये 2 अधिकार कभी खत्म नहीं होंगे। 19वां अधिकार जो है स्वतंत्रता का अधिकार है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसके अंतर्गत 6 और स्वतंत्रताएं आती हैं। तो ये खत्म हो जाता है आपातकाल की स्थिति में, जिसको राष्ट्रपति या तो आर्टिकल 359 के द्वारा बिना आदेश दिए खत्म कर देगा, या फिर मतलब हो जाता है, और 59 के द्वारा, 359 के द्वारा आदेश पारित करके खत्म कर सकता है। इसके अलावा जो भारतीय नागरिक है उन्हें तो सारे अधिकार प्राप्त होते ही हैं, है ना। होते हैं कि नहीं होते हैं? लेकिन कोई विदेशी नागरिक अगर भारत में है तो उसको कोई अधिकार प्राप्त होंगे क्या? क्या लगता है? हाँ बताओ। तो बता देते हैं भैया आपको कि आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30 ये 5 ऐसे अधिकार हैं जो विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं होते हैं, याद रखिएगा। बाकी सारे अधिकार प्राप्त होते हैं। अगर वो भारत में है तो उन्हें सारे अधिकार प्राप्त होंगे। बस ये 15 जो है RRCSP इसको कहते हैं, भेदभाव नहीं करने का। यहां पे अवसर की समानता की बात करते हैं, स्वतंत्रता की बात करते हैं, और ये जो है अल्पसंख्यकों के अधिकार है 29-30। ये 5 अधिकार विदेशियों को नहीं प्राप्त होते हैं, बाकी सबको प्राप्त होते हैं। यानी भारत में भारतीय नागरिकों को तो सारे अधिकार प्राप्त, विदेशी व्यक्ति को भी सारे अधिकार मैक्सिमम हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। समझ आ गई सारी चीजें। तो ये बेसिक चीजें हो गई आज इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम एक एक अधिकार पे डिस्कस करेंगे, यानी कि जो हमारा अधिकार है सबसे पहला समानता का अधिकार, तो हम उस पर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए